हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आईटी शेयर्स में अच्छी गिरावट देखने को मिली है आज, और सभी आईटी स्टॉक्स लगभग 52 वीक लो पर ट्रेड कर रहे हैं, इंक्लूडिंग टीसीएस एंड विप्रो। और बाकी सारे ही आईटी स्टॉक्स यहाँ पर शायद मोमेंटम कुछ इस तरह का बना हुआ है। एक फियर है कि जो काम बाकी कंपनीज आईटी कंपनी से कराती थी वो शायद अब खुद से कर लिया करेंगी। तो ऐसा लगता है कि एआई के चलते बहुत सारी चीज़ें खुद से कर लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यहाँ पर एक और फ़ियर है लोगों को, जो सबसे बड़ा फ़ियर है कि पहले जो आईटी सर्विस कंपनीज़ आवरली बेसिस पर बिलिंग करती थी अपने कस्टमर्स को, वो अब आउटकम बेसिस पर करेंगी, जिसकी वजह से हो सकता है यहाँ पर आईटी कंपनीज़ ले ऑफ भी करे, अपने एम्प्लॉइज़ को निकाले, और शायद उनकी रेवेन्यू यहाँ पर कम हो जाए। तो ये बहुत सारे कंसर्न्स हैं जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस यहाँ पर अच्छे से डाउन गए हुए हैं। तो सारी आईटी कंपनीज़ को एनालाइज़ करने के बदले हम यहाँ पर आज टीसीएस को एक बार ध्यान से समझते हैं कि ये बाइंग अपॉर्च्युनिटी है या हमें होल्ड करना चाहिए या सेल करके निकल जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पर चीज़ें स्टडी करूँगा, आपको बताऊँगा क्या-क्या इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स हैं, उसके बेस पर आप खुद से डिसीज़न लेना, लेकिन यहाँ पर समझना इम्पोर्टेंट है। बिना समझे कुछ भी अगर हम डिसीज़न लेते हैं, तो ये कभी भी एक अच्छा तरीका नहीं है स्टॉक मार्केट में अपने पैसों को लगाने का। तो अगर हम एक बार सबसे पहले देखें कि आईटी स्टॉक अभी कितने डाउन हैं, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट टीसीएस की अगर हम बात करें, टीसीएस ने लाइफ टाइम हाई बनाया था 2 सितंबर 24 को, और उसी टाइम के आसपास निफ्टी ने भी हाई बनाया था लास्ट ईयर। एंड दिस इज डाउन 39.87% ओवरऑल बेसिस पे, एंड टुडे दिस इज डाउन बाय 5.17%। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट थी, अ, हम आई इस टीसीएस की कह सकते हैं, वो इसने आज ब्रेक की, और उसके नीचे एक गैप के साथ ओपन हुआ। यहाँ पर ये एक गैप आप देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर एक गैप था, और उस गैप को इसने मेंटेन किया अभी तक। और एक जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट 29-21 पर थी, इससे पहले मार्च 21 में सेम सपोर्ट थी, उसके बाद में सितंबर 22 को सेम सपोर्ट थी, और यहाँ पर भी ऑलमोस्ट सेम सपोर्ट थी। अगर हम सपोर्ट को थोड़ा सा और नीचे भी ले लें, यानी कि दिस पर्टिकुलर सपोर्ट जो नवंबर 20 में बनी थी, सॉरी फरवरी 21 में, और जो लेटेस्ट अभी बनी थी अक्टूबर 25 में, उसको भी इसने ब्रेक डाउन कर दिया। तो ऐसे में सबको एक रिस्क नज़र आता है कि आगे चल के क्या सिनेरियो नज़र आएगा। सबसे पहले हमें अगर आईटी कंपनीज़ को एक बार समझें, तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि आईटी कंपनीज़ इनोवेटिव बिज़नेस में हैं। भले ही ये सर्विस कंपनीज़ हैं, लेकिन सर्विसेज़ देती आईटी को ही, आईटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स की ही हैं। तो आईटी हमेशा से इनोवेटिव है। ये बिज़नेस स्टील बिज़नेस जैसा नहीं है, ये बिज़नेस सीमेंट बिज़नेस जैसा नहीं है, यह बिज़नेस कोई कोलगेट जैसा बिज़नेस नहीं है, जिसमें लास्ट ऑलमोस्ट 50 ईयर्स से बहुत ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं हुए हों। तो cement is the same cement, and Colgate is the same Colgate almost. There is no change for last 40-50 years. कोई बदलाव नहीं आए हैं सच। लेकिन आईटी ऐसा नहीं है। आईटी में चेंजेस आते हैं टेक्नोलॉजी में, और कस्टमर्स की डिमांड्स चेंज होती है। फिर आईटी कंपनीज़ को अपने ही अंदर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने होते हैं, और अपने स्टाफ को रिक्वायर जो न्यू टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से ट्रेन करना होता है, और फिर वापस से सप्लाई करना होता है। तो ये चीज़ें हमेशा से चलती रही हैं। इस चीज़ को अगर हम एक बार फाइनेंशियल्स में भी देखें, तो टीसीएस के अगर फाइनेंशियल्स देखें और हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाएँ, तो हमें एक कॉमन सी चीज़ नज़र आएगी। यहाँ अगर हम मार्च 2016, 17 18 के अगर हम यहाँ पर नेट प्रॉफिटेबिलिटी देखें, तो 24,000 करोड़, 26,000 करोड़ एंड 25,000 करोड़। यानी कि इन 3 इयर्स में हम जो नेट प्रॉफिट था वो ऑलमोस्ट सेम रहा, कोई भी एज सच बदलाव नहीं रहा। उसके बाद में सडनली यहाँ पर 20% के आसपास का नेट प्रॉफिट इंक्रीज कर दिया, लेकिन फिर से ये सेम रेंज में एक बार से फिर से जाकर अटक गया, 31,000 करोड़, 32,000 करोड़ एंड 32,000 करोड़। तो 3 साल तक फिर से सेम रहा। फिर अचानक से यहाँ पर एक ग्रोथ आई, और ग्रोथ के चलते 20% एंड ओवरऑल 30% के आसपास 2 इयर्स में ये नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ। लेकिन फिर से ये सेम ही सिचुएशन में जाकर फंसा हुआ है, 46,000 करोड़, 48,000 करोड़ एंड 47,000 करोड़। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पहले पास्ट में इस तरह की चीज़ें नहीं हुई। अगर हम 2014 की भी बात करने लगे, तो 19,000 करोड़ एंड 20,000 करोड़। So TCS has always worked in the same manner.
2-3 इयर्स तक सेम नेट प्रॉफिटेबिलिटी, उसके बाद में बदलाव रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और फिर से एक ग्रोथ, फिर 2-3 साल तक सेम नेट प्रॉफिट, फिर से बदलाव एंड फिर से सेम चीज़ें। तो अभी भी सेम चीज़ें नज़र आती हैं यहाँ पर। अब बात ये है कि जो एआई है उसके चलते यहाँ पर क्या ये अपने आप को चेंज कर पा रहे हैं जिससे आगे चल के वापस से ग्रोथ नज़र आए? तो इसके लिए सबसे अच्छी स्टेटमेंट सिर्फ मैनेजमेंट की तरफ से ही आ सकती हैं। बाकी तो सारी अफ़वाहें हैं। बाकी अ, अगर हम बाकी लोगों को सुनेंगे जिन्होंने ना कभी आईटी में काम किया और ना जो कभी बिज़नेस एनालिस्ट रहे हैं और ना ही वो स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट रहे हैं और सुनी-सुनाई बातों पर, तो उन चीज़ों पर ध्यान देने से अच्छा है कि यहाँ पर जो रिलेवेंट पीपल हैं उनकी बातों को सुना जाए। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, एक बार हम जो मैनेजमेंट की तरफ से ट्रांसक्रिप्ट है, हमने इसको ट्रांसक्रिप्ट को ओपन किया, इसको फॉर एग्जांपल हमने डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद हम सपोज इसको डेस्कटॉप पर डाउनलोड कर लेते हैं और हम यहाँ पर देखते हैं टीसीएस ट्रांसक्रिप्ट करके हम इसको सेव कर लेते हैं। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, आप भी किस तरीके से करके काम कर सकते हो। हम चैट जीपीटी में गए और हमने इस फाइल को यहाँ पर अपलोड किया और डेस्कटॉप पर गए, डेस्कटॉप पर टीसीएस ट्रांसक्रिप्ट किया, हमने ओपन किया एंड हमने यहाँ इसको बोला समराइज क्रिस्प पॉइंट्स करके। हम कुछ भी इस तरह से लिख सकते हैं कि क्रिस्प पॉइंट्स हमें समराइज करके बता दो। हमने इसको टाइम दिया तो ये थोड़ा सा हमें समराइज करके दिखाएगा और हम एक बार इनके पॉइंट्स को सभी देखते हैं कि क्या-क्या चीज़ें हुई। यहाँ पर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस तो हमें बुक्स में मीन्स स्क्रीनर.इन पर नज़र आ जाएँगी। यहाँ अगर हम देखें डील, विन्स एंड ऑर्डर बुक, तो टोटल जो ये 9.3 बिलियन डॉलर की, वन इंक्लूडिंग वन मेगा डील, और नॉर्थ अमेरिका का इतना है और बीएफएसआई का इतना है, स्ट्रॉन्ग डील, पाइपलाइन कॉन्फिडेंट ऑफ गुड करंट ईयर 2026 आउटलुक, ये ट्रांसक्रिप्ट का पार्ट है जो इन्होंने दिया। यहाँ पर एआई रेवेन्यू ग्रो हुई है 17.3% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर, जो टोटल 1.8 बिलियन डॉलर हो गई है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट मुझे नज़र आता है वो है एक बार दिस वन। सो आउट ऑफ टोटल हेड काउंट, यानी कि टोटल जो एम्प्लॉयज़ हैं टीसीएस के, वो 5,82,000 हैं। इनमें से 2,17,000 एम्प्लॉयज़ स्किल्ड इन एआई 3 टाइम्स YOY, यानी कि पिछले साल इसी टाइम पर जो स्किल्ड एम्प्लॉयज़ थे एआई को लेकर वो 70,000 के आसपास थे, वो 3 टाइम्स हो गए, अभी 2,17,000 है। तो मोटा-मोटा 40%, 42% के आसपास टोटल वर्कफोर्स का अभी एआई स्किल्ड है। ये एक काफ़ी बड़ा पॉइंट है। एक और यहाँ पर आप देख सकते हो कि $1 बिलियन पार्टनरशिप विद टीपीजी फॉर एआई डेटा सेंटर। एआई डेटा सेंटर को लेकर 1 गीगावाट स्केल का ये एक डेटा सेंटर लगा रहे हैं जो आगे चल के अगले 3 से 5 साल में रेवेन्यू को यहाँ पर ग्रोथ में सपोर्ट करेगा, एक ग्रोथ लेकर आएगा जो हमें चाहिए। एक्विजिशन ऑफ कोस्टल क्लाउड, सेल्सफोर्स प्लस एआई कंसल्टिंग, ये भी एक स्ट्रेटजिक मूव है कि एआई की तरफ हम आगे बढ़ें। उसके बाद यहाँ पर मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट ऑफ बेटर इंटरनेशनल ग्रोथ इन 2026, ये मैनेजमेंट कह रही है कि हम बेटर ग्रोथ करेंगे। शॉर्ट साइकिल एआई डील्स एक्सिलरेटिंग, एआई की जो डील्स हैं वो लगातार बढ़ रही हैं, यहाँ पर डिमांड यहाँ इंप्रूव हो रही है क्वार्टर 1 के कंपैरिजन में क्वार्टर 2 एंड क्वार्टर 3 में। तो ये एक छोटा सा यहाँ पर हमने देखा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या देखा कि 2,17,000 एम्प्लॉयज स्किल्ड हैं, एक्विजिशन कोस्टल क्लाउड की हुई है और यहाँ पर डेटा सेंटर को लेकर ये वर्क कर रहे हैं और 1 गीगावाट आवर का डेटा सेंटर यहाँ पर ये करने भी जा रहे हैं। इसमें एक और चीज़ क्या थी जो इम्पोर्टेंट है कि TCS इज एमिंग फॉर AI लेड वर्ल्ड लार्जेस्ट सर्विस कंपनी, वर्ल्ड लार्जेस्ट टेक सर्विस कंपनी। क्या ये सही है? इज इट ट्रू? क्योंकि इन्होंने इस चीज़ को इसमें लिखा हुआ है। अभी शायद इन्होंने सर्च करके नहीं दिखाया, लेकिन आप ट्रांसक्रिप्ट को अगर सर्च करोगे तो पता चलेगा। यस, दैट स्टेटमेंट इज ट्रू इन टर्म्स ऑफ TCS स्टेटेड strategic ambition. Tata Consultancy Services has publicly declared its goal to become world's largest AI-led टेक्नोलॉजी सर्विसेज कंपनी। अब आप ये समझो कि जब वो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एआई लेड टेक्नोलॉजी सर्विसेज कंपनी की बात कर रहे हैं, यानी कि जो अभी सिर्फ एक डिजिटल लेड टेक्नोलॉजी सर्विस कंपनी थी, अभी क्योंकि नॉर्मल डिजिटलाइजेशन या नॉर्मल टेक्नोलॉजी एआई लेड टेक्नोलॉजी हो रही है, देन दे आर
aiming to transform itself to become the world's largest AI-led technology services company। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट किस चीज को लेकर यहाँ पर काम कर रही है, और आने वाले टाइम में यहाँ पर एआई का रिस्क इनके अगेंस्ट जाने वाला है, या ये एआई को यूज करके वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एआई लेड टेक्नोलॉजी सर्विसेज कंपनी बनने वाले हैं। तो यहाँ पर एआई शॉर्ट रन में एक डिसरप्टर की तरह से काम कर रहा है, क्योंकि जो एक्चुअल में चलता हुआ मोमेंटम था वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, बट उसी चीज को यूज करके दे आर एमिंग टू बिकम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंपनी इन इट्स ओन फील्ड। तो यहाँ पर वो घबराने वाला पॉइंट मुझे एज सच नजर नहीं आता। And management CEO Kirtivasan outlined a five-pronged AI strategy to drive this transformation, including internal AI adoption, service reimagination, talent development, and building full-scale AI ecosystem capabilities. ये लोग इस चीज को लेकर काम कर रहे हैं, और साथ में इन्होंने लिखा कंपनी इज इन्वेस्टिंग हेविली इन एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, ए प्लान्ड 1 गीगावाट आवर एआई डेटा सेंटर प्रोजेक्ट एंड कोलैबोरेशन विद पार्टनर्स एज पार्ट ऑफ दिस एम्बिशन। इसमें 1.5 बिलियन डॉलर्स लगेंगे भी इनके साथ में। अब हम क्या करते हैं, एक और यहाँ पर अभी तो हमने ये ट्रांसक्रिप्ट को डाउनलोड किया था, एक बार हम यहाँ पर पीपीटी को भी डाउनलोड करते हैं जो इन्होंने पब्लिश की थी 17 दिसंबर को, और इसको हमने डाउनलोड किया और टी सी एस पीपीटी करके इसको हमने डेस्कटॉप पर सेव किया। हम वापस से चैट जीपीटी में गए और हमने फाइल को डाला यहाँ पर टी सी एस पीपीटी, एंड अगेन हमने सेम ही लिखा समराइज की पॉइंट्स, और इन्हें क्रिस्प वे जिससे वो छोटा करके दिखाए। और फिर से एक बार इसको देखते हैं कि क्या कहते हैं। अगेन इन्होंने यहाँ पर जैसे लिखा, एम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एआई लेड टेक्नोलॉजी सर्विस कंपनी, शिफ्ट फ्रॉम डिजिटल टू एआई एंटरप्राइजेस, एआई फर्स्ट कल्चर एंड स्केल। ये इनके 5 स्ट्रेटेजिक पिलर्स हैं जो ये बात कर रहे हैं। इसमें एमएनडे की भी बात कर रहे हैं, न्यू वेंचर्स की भी बात कर रहे हैं, पार्टनरशिप की भी बात कर रहे हैं, मेकिंग एआई रियल क्लाइंट्स, इंडस्ट्री एंड क्रॉस इंडस्ट्री एआई सोल्यूशन, सब कुछ। यानी कि ये 5 पिलर्स तो इनके इंटरनल पॉइंट्स हैं। अब इसमें 1.5 बिलियन डॉलर ये रेवेन्यू की बात कर रहे हैं एनुअलाइज्ड, इस पर्टिकुलर पॉइंट से एआई स्केल एंड ट्रैक्शन से 16.3% क्वार्टर ऑन क्वार्टर एआई ग्रोथ की बात कर रहे हैं, एंड 85% ऑफ लार्ज क्लाइंट्स एंगेज्ड इन एआई। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे ही क्लाइंट्स तो इनके एआई में एंगेज्ड हैं, और वो इस चीज़ को लेकर वर्क भी कर रहे हैं। अब क्योंकि ये रिपोर्ट दिसंबर की थी और जो ट्रांसक्रिप्ट है वो अभी लेटेस्ट है, तो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट में इन्होंने 2,17,000 एम्प्लॉयज़ को एआई स्किल्ड बताया, लेकिन दिसंबर में ये 1,80,000 था। सो दे आर वर्किंग फास्ट ऑन दिस वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एआई हैकेथन, 2,81,000 पार्टिसिपेंट्स। इसको छोड़ देते हैं। कवरेज फ्रॉम एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉडल, प्लेटफॉर्म, एजेंट। यहाँ पर फाइनल पॉइंट क्या है, अगर हम इस चीज़ को देखें तो फाइनल पॉइंट हमारा एक ही निकल कर आता है जो इसमें पीपीटी में था, कि ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एआई लेड टेक्नोलॉजी सर्विस कंपनी बनने की तरफ काम कर रहे हैं, और इसमें कोई इनको प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट पोजीशन की बात करें, नंबर 1 इन कस्टमर सेटिस्फेक्शन फॉर 12th कंसेक्यूटिव ईयर्स, ये इनके लीडरशिप को दर्शाता है। तो हमने ये 2-3 चीज़ें देखी कि मैनेजमेंट किस चीज़ को लेकर काम कर रही है। हमने यहाँ पर ये भी देखा कि जो पुराना इनका सिस्टम है, जो ट्रैक है, वो कुछ सालों तक सेम प्रॉफिटेबिलिटी के रहने का है, फिर 20% ग्रोथ नज़र आती है, फिर सेम रहने का है, फिर 20% ग्रोथ नज़र आती है, फिर सेम रहने का है, फिर 20% ग्रोथ नज़र आती है, फिर सेम रहने का, फिर 20% ग्रोथ नज़र आती है, फिर सेम रहने का है। अभी यहाँ से फिर ग्रोथ की तरफ ही चलने चाहिए, लेकिन अगर हम यहाँ पर ये भी देखें कि हो सकता है 1 ईयर और लग जाए ग्रोथ आने में, तो भी उसमें प्रॉब्लम क्या है। यहाँ जो रिस्क था कि इन सब चीज़ों को लेकर जो डिसरप्शन होगी, वो तो मार्केट ने ऑलरेडी फैक्टर इन कर लिया। द स्टॉक प्राइस इज डाउन 40% फ्रॉम करंट प्राइस। अगर करंट प्राइस से वापस से ऊपर जाता है, देन दिस इज ए वेरी गुड ग्रोथ ऑफ 60% प्लस 65%। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये ग्रोथ इमीडिएटली आ जाएगी। यहाँ पॉइंट ये नहीं है कि हमें यहाँ पर बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यहाँ पॉइंट ये है, क्या लोगों को डर के मारे बेच देना चाहिए। तो 40% नीचे आने के बाद, और हम यहाँ पर एक और अगर पैरामीटर देखें, पीई का अगर हम यहाँ पर बात करें कि किस पीई रेशो में ये काम करती है, और पीई में गए और 10 ईयर्स पे हम गए, तो 10 ईयर्स में अभी जो करंट पीई रेशो है दैट इज 19.5 आफ्टर टुडेज फॉल 4.95%, 5% डाउन है, तो 19.5 है पीई रेशो। और इससे पहले कब आया 20 से नीचे 16.4 तक गया।
बस थोड़ा-सा कुछ ही टाइम के लिए रहा, उसके बाद में फिर से इसने ऊपर 30 पर टच किया, फिर से नीचे आया 20 पर टच किया, 19.1 फिर से सीधा ऊपर गया और काफ़ी ऊपर रहा और वापस से नीचे आ गया। और अगर हम मैक्स की भी बात करें तो मैक्स में भी जो 20 है, वो 20 लोअर लेवल ही है। अगर हम यहाँ पर बात करने लगे 2009 के फॉल की बात नहीं करते, दैट वाज़ अ ड्रास्टिक फॉल और वहाँ पर भी रुका नहीं, साथ के साथ ऊपर ही आया। लेकिन 20 इज़ द बेस फॉर दिस कंपनी। 20 के पीई पर ये जब कभी भी नीचे आया है, वापस से सीधा इसने बाउंस किया और ऊपर गया है। तो अभी वैल्यूएशन वाइज़ भी ये नीचे की तरफ ही ट्रेड कर रहा है। एंड यहाँ पर चार्ट की मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ कि जब भी इस स्टॉक ने 2-3 इयर्स तक सेम लेवल पे ट्रेड किया, एक रेंज में रहा, उसके बाद में चीज़ें अच्छी ही हुई। यानी कि अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि कितने टाइम तक इसने ये एक रेंज में रहा, दिस वाज़ द सेम रेंज फॉर ऑलमोस्ट जनवरी 14 से जुलाई 17 और फिर ये एक हम रेंज लेकर चल सकते हैं यहाँ पर कि ये एक रेंज में रहा फॉर 2 इयर्स। इससे पहले हम यहाँ पर लेकर चल सकते हैं कि ये सेम रेंज में रहा फॉर ऑलमोस्ट 2 इयर्स। इससे पहले यहाँ पर हम लेकर चल सकते हैं दिस वाज इन द सेम रेंज फॉर 3 इयर्स, 4 इयर्स। तो सेम ही यहाँ पर सीन नज़र आता है दैट इट इज़ ट्रेडिंग इन द सेम रेंज फॉर ऑलमोस्ट लॉन्गर टाइम नाउ। तो अभी जो टाइम वाइज कंसोलिडेशन की बात है तो लॉन्गेस्ट पीरियड यहाँ पर नज़र आता है विच इज़ 1882 डेज। इससे पहले कंसोलिडेशन वाज फॉर 729 डेज। हम इस कंसोलिडेशन को थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं तो भी 800 डेज हैं। दिस इज 12 मीन्स 1300 डेज, दिस इज 750 डेज, दिस इज 1228 डेज। तो और इससे पहले जो लार्जेस्ट बिकॉज ऑफ दिस 2009 फॉल अगर हम देखें और जब इसकी लिस्टिंग हुई थी वहां से लेकर भी देखने लगे तो 1700 डेज विच इज इक्विवेलेंट टू टुडेज टाइम। नाउ दिस इज 1800 डेज। तो यहाँ पर किसी भी पैरामीटर से मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि हम डर के मारे इस स्टॉक को बेच दें जस्ट बिकॉज एवरीबडी इज सेइंग कि एआई आकर खत्म कर देगा। क्या कैलकुलेटर्स जब आए तो सारी इंडस्ट्रीज खराब हो गई? क्या यहाँ पर कंप्यूटर्स आए तो सब कुछ खत्म हो गया? क्या इंटरनेट आया तो सब कुछ खत्म हो गया? तो बिटकॉइन आया तो सब कुछ खत्म हो गया? यानी कि जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से क्या चीज़ें खत्म हो गई? एटीएम आए तो चीज़ें खत्म हो गई क्या? जितने भी यहाँ पर ऑटोमेशन हुए हैं उनसे चीज़ें खत्म नहीं होती। इंडस्ट्री उन चीज़ों को अडॉप्ट करती है और आगे लेकर चलती है। जैसे हम जो ऑटो कंपनीज़ हैं, उनमें जब रोबोट्स ने आकर कार्स बनानी शुरू की, तो ऑटो कार मेकिंग कंपनीज़ या ऑटो मेकर्स वो खत्म हो गए या उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और उनके मार्जिन्स इम्प्रूव हो गए। यहाँ पर वो ज़्यादा अच्छे से काम कर पाए मशीनों की हेल्प से। सेम ही चीज़ यहाँ पर भी होगी। इन जो एआई ट्रांसफॉर्मेशन है, इसके चलते जो टेक सर्विस प्रोवाइडर्स हैं या बाकी कोई भी इंडस्ट्री है, उनको फ़ायदा ही होगा। टेक्नोलॉजी के आने से सिर्फ़ फ़ायदा होता है, यहाँ पर अच्छा होता है। हाँ, जब एकदम से टेक्नोलॉजी आती है, थोड़ा-सा डिसरप्शन होता है और डिसरप्शन का आप इम्पैक्ट देखो ना, 40% डाउन है। और जो फुड स्टॉक प्राइस 40% डाउन है, आप इस बात को ध्यान से समझना, लेकिन जो रिज़ल्ट्स हैं, वो रिज़ल्ट्स 40% डाउन थोड़े ही हैं यहाँ पर किसी भी एंगल से। रिजल्ट्स 40% डाउन नहीं है। यहाँ पर इस बार के रिजल्ट्स थोड़े से डाउन आए हैं और उसका जो मेजर इम्पैक्ट है वो इस एक्सेप्शनल लॉस की वजह से। आप ध्यान से समझना, यहाँ पर 10,000 करोड़ 10,720 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट है, लास्ट ईयर दिस प्रॉफिट वाज 12,444 करोड़। दिस इज बिकॉज ऑफ दिस वन टाइम जो लेबर कोड की वजह से जो इन्होंने वन टाइम प्रोविजन बनाया, उसकी वजह से 3,300 करोड़ का इम्पैक्ट है। इस चीज़ को हमें समझने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 17,000 करोड़ का लास्ट ईयर दिसंबर में प्रॉफिट था एंड अभी जो प्रॉफिट है 18,269 करोड़ का है एंड 18,269 करोड़ रुपीस ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज द लार्जेस्ट एवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब लार्जेस्ट एवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड 67,000 करोड़ रेवेन्यू इज द लार्जेस्ट एवर रेवेन्यू फॉर एनी क्वार्टर इन द हिस्ट्री ऑफ टीसीएस। तो टीसीएस की हिस्ट्री में लार्जेस्ट एवर क्वार्टरली सेल्स, लार्जेस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट मीन्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अगर हम वन टाइम एडजस्टमेंट को हटा दें तो लार्जेस्ट एवर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट इन द हिस्ट्री ऑफ टीसीएस एंड स्टॉक प्राइस इज डाउन 40% एंड मैनेजमेंट इज सेइंग दैट वी आर रेडी, यहाँ पर दैट वी आर रेडी टू कोप अप विद दिस चैलेंज। यहाँ पर चीज़ों को ठीक करने में हम लोग लगे हुए हैं। तो आई डोंट थिंक दिस इज द टाइम टू सेल आउट ऑफ फियर। खरीदना है वो अपनी लिक्विडिटी के ऊपर डिपेंड करता है। हमने ऑलरेडी कितना पैसा यहाँ पर लगाया हुआ है इस बात के ऊपर डिपेंड करता है। आई वुड नेवर से दैट वी शुड इन्वेस्ट मोर देन 5% इन एनी स्टॉक इन एनी सर्कमस्टेंसेस व्हाटएवर दैट इज।
भले ही आपने ऊपर लिया हो और ऑलरेडी 5-6% लगाया हुआ है, नीचे आ गया तो और लेना चाहिए क्या? मैं सजेस्ट नहीं करूँगा किसी भी स्टॉक में, किसी भी सिचुएशन में 5% से ज़्यादा लगाने का। वो एक इंडिविजुअल कॉल है, इंडिविजुअल रिस्क एपेटाइट है, हर किसी का इंडिविजुअल समझ है, लेकिन ऐसे रूल नहीं लगाना चाहिए। लेकिन जब आप एक्सपर्ट हो जाते हो तो आपको अपने आप से समझ में आने लगता है व्हेन टू ब्रेक द रूल्स, बट रूल्स शुड बी ब्रोकन बेस्ड ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग। बाकी किसी के कहने से कभी रूल्स ब्रेक नहीं करने चाहिए। तो ये पूरा पॉइंट है। मुझे नहीं लगता कहीं से भी आईटी में इस लेवल पर हमें घबराने की ज़रूरत है। बाय करना है, सेल करना है, होल्ड करना है, आप डिसाइड करो, लेकिन चीज़ों को इस तरीके से समझने की कोशिश करो। मैंने देखा है कि अ, अगर अभी भी मैं बात करूँ तो जितने लोगों ने, खासतौर से रिटेल इन्वेस्टर्स ने, जितने लोगों ने टीसीएस का शेयर लेकर रखा हुआ है ना, उन्होंने ना तो पीपीटी पढ़ी है जो लेटेस्ट पीपीटी थी, और ना ही उन्होंने लेटेस्ट ट्रांसक्रिप्ट को पढ़ा है, ना ही उन्होंने एआई की हेल्प से इसको शॉर्ट तरीके से पढ़ना शुरू किया है। अब जैसे हमने भी तो एआई का यूज़ किया, कोई तो पैसे कमा रहा होगा इस एआई में। तो ये चीज़ें हमें बेनिफिट देती हैं, हमारे काम को आसान करती हैं, और जब काम आसान होता है तो एफिशिएंसी बढ़ती है और हम ज़्यादा पैसा कमाते हैं। इंडस्ट्री का यही नियम है, यही रूल है। मैं अपना एक्सपीरियंस, अपनी चीज़ें आप सबके साथ शेयर करता रहूँगा। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत।